Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic from the fourth unit, of course the second chapter, alternating current. And our today's topic is to find the mean or average value of AC current या alternating current. AC करंट हमने पढ़ा था जिसका मैग्नीट्यूड लगातार क्या होता रहे, चेंज। इसका मतलब यहाँ पे करंट अलग था कुछ टाइम पे, 1 सेकंड मान लेते हैं, दूसरे सेकंड में कुछ अलग था, थर्ड में अलग था। इसका मतलब हर पॉइंट पे यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था और पोलैरिटी भी पीरियोडिकली रिवर्स हो रही। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूं तो एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्यों कहेंगे हम फुल साइकिल के लिए 0? तो इसलिए हम मीन और एवरेज जो है वो हमेशा हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं। ध्यान रखेंगे फुल साइकिल के लिए कितना होगा, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव पोर्शन होता है, पॉजिटिव में जितना हाईएस्ट पीक था उतना ही नेगेटिव में हाईएस्ट पीक होता है। यानी दोनों का अगर एरिया देखा जाए तो जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर हम कंप्लीट साइकिल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे से और कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में 0 से t तक देखेंगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोर्शन आर इक्वल, सो दे कैंसल आउट ईच अदर एंड एवरेज विल बिकम्स इक्वल टू 0। जैसे मैं कहूँ -3 और +3 का एवरेज कैलकुलेट करो तो आप क्या कहोगे, 0। +5 या -5 का करें तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव अगर ले रहे हैं तो एवरेज कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन थी। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका जब हाफ साइकिल के लिए या तो पॉजिटिव साइकिल के लिए या नेगेटिव साइकिल के लिए जब आप डिफाइन कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन कि हाफ साइकिल के लिए डिफाइन होगा। देखते हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, जो एसी करंट था उसकी मीन और एवरेज वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू होगी दैट स्टेडी करंट की। यहां से और यहां तक इसने जितना करंट सेंड किया, मान लेते हैं ये कोई कांस्टेंट करंट के बराबर है और उस कांस्टेंट करंट की वैल्यू जो है वो एवरेज है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब जो एसी करंट था जो लगातार चेंज हो रहा था उसकी वैल्यू हाफ साइकिल के लिए उस स्टेडी करंट, उस कांस्टेंट करंट के बराबर होगी जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा, चार्ज। मीन और एवरेज वैल्यू डिफाइन होती किसके लिए, चार्ज के लिए। तो कहता है कि सेम चार्ज जो है वो सेंड करेगा थ्रू ए सर्किट सेंट बाय एसी थ्रू सेम सर्किट फॉर सेम टाइम। कहता है कि जितना ये चार्ज किसी सर्किट में सेंड करेगा उतना ही चार्ज वो कांस्टेंट करंट उसी सेम सर्किट में उतने ही टाइम के लिए सेंड करेगा। तो हम उस कांस्टेंट करंट को क्या नाम दे देंगे, एवरेज और मीन वैल्यू की। ये इसके जस्ट इक्विवेलेंट है, इसके इक्वल है चार्ज सेंड करने में। तो इसका मतलब जितना चार्ज हाफ साइकिल में एसी पास करेगा जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा होता है उसके बराबर कोई कांस्टेंट करंट हो जो सेम सर्किट में सेम टाइम कितना लेंगे, 0 से t/2 तक। अगर नेगेटिव के लिए ले रहे हैं तो t/2 से कैपिटल T तक, यानी हाफ साइकिल के लिए। तो कहता है कि टाइम भी सेम होना चाहिए इसके लिए 0 से t/2 था तो इसमें भी टाइम 0 से t/2 तक होगा। इसमें सर्किट जिस सर्किट में सेंड कर रहा था सर्किट भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रेजिस्टेंस ही चेंज कर दो या और कुछ पैरामीटर को, सर्किट भी सेम होना चाहिए। तो अगर सेम चार्ज सेंड कर रहा है तो हम उस कांस्टेंट करंट को क्या नाम दे देंगे, एवरेज करंट और मीन करंट। देखते हैं एक सर्किट डायग्राम से भी इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके। मैंने कहा कि ये एक सर्किट है, सपोज करते हैं कोई रेजिस्टेंस था, इसमें मैंने एसी अप्लाई किया और एसी की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था वो कितना था, I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी। किसी भी मोमेंट पे अगर आपको करंट चाहिए तो I होता है। I0 जो था वो एसी का जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, आइदर इन पॉजिटिव हो रही ना नेगेटिव, वो होता था I0। और टाइम के रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज होती रहती थी। यहाँ पे टाइम ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2π/T टाइम पीरियड, यानी ये इंस्टेंटेनियस था। अब मैं यहाँ पे करंट सेंड कर रहा हूँ तो ये करंट जो था इंस्टेंटेनियस वो तो लगातार चेंज होगा। टाइम जैसे जैसे चेंज होता रहेगा इसकी वैल्यू चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो लगातार क्या हो रही, बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करें तो एसी को, ये तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, अपनी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
इंस्टेंटेनियस। ये जो मैक्सिमम वैल्यू थी इसको हम बोलते हैं आई नोट। तो इसका मतलब आई नोट तो फिक्स्ड है मैक्सिमम वैल्यू थी, लेकिन टाइम चेंज होगा तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो भी चेंज होगा। इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे टाइम होगा उस इंस्टेंट पे आई वैल्यू बताएगा। तो यहाँ पे करंट जा रहा था हर इंस्टेंट पे। मुझे चार्ज को बैलेंस करना है। एसी जो है हाफ साइकिल में 0 से और T/2 तक कितना चार्ज सेंड करता है। अगर उतना ही चार्ज मैं यहाँ पे कहूं कि ये एक सर्किट, सेम सर्किट है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है R, और यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट सप्लाई दी है और इसमें जो करंट जा रहा है वो कांस्टेंट करंट, वो कितना है एवरेज। तो कह रहा है कि चार्ज जो ये करंट प्रोवाइड कर रहा है उतने ही टाइम में, टाइम कितना है 0 से T/2 तक, जितना इस कांस्टेंट करंट ने चार्ज प्रोवाइड किया, इस एसी ने प्रोवाइड किया, उतना ही चार्ज क्या प्रोवाइड करना चाहिए। तब जाके हम इस करंट को क्या कह सकते हैं, इसका एवरेज इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि 0 से T/2 तक इस करंट ने जो चेंज हो रहा था उसने कितना चार्ज सप्लाई किया इस सर्किट में, और उस चार्ज को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, उस सर्किट में। हमारी वैल्यू आज देखते हैं इसमें। सो वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो हम क्या लेते हैं, स्मॉल पैरामीटर्स लेते हैं कि स्मॉल टाइम इंटरवल में, कि यहाँ पे टाइम था लेकिन मैं ये कहूं कि इस स्मॉल से टाइम इंटरवल में, यहां पे इस साइकिल में जिसमें टाइम इंटरवल था dt, इस स्मॉल टाइम इंटरवल में dt में मैं ये तो मान सकता हूं उस दौरान वैल्यू क्या रही है, कांस्टेंट, क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल था। तो मैंने यहां पे कहा सो स्मॉल चार्ज इन सर्किट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। इस स्मॉल टाइम इंटरवल में एसी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, तो यहां पे मैं लिख दिया dq। करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट, क्योंकि इतने स्मॉल टाइम के लिए करंट जो होगा वो क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे करंट जो है वो मैंने लिख दिया I, इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हैं, I कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में आपके ऊपर डिपेंड है, और ये dt। क्योंकि आपको करंट पता था, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, तो हमें चार्ज चाहिए था, तो इस बार मैंने क्या लिख दिया, करंट इनटू में टाइम। और ये करंट जो होगा वो तो लगातार चेंज हो रहा है क्योंकि एसी है। तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट की मैंने, कितनी आई, आई नोट साइन ओमेगा टी, और ये क्या था, टाइम dt। सिर्फ मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू पुट कर दी यहां पे। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे स्मॉल चार्ज तो मुझे पता चल गया, बट मुझे स्मॉल में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ 0 से लेके और T/2 तक इस हाफ साइकिल के दौरान कितना टोटल चार्ज आएगा, तो हम क्या करेंगे, वापस से वही पैरामीटर इंटीग्रेशन का, स्मॉल स्मॉल चार्ज को क्या करेंगे, ऐड और ऐड करने के प्रोसेस को, इनफाइनाइटली स्मॉल पैरामीटर्स को ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे फॉर टोटल चार्ज इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल 0 to T/2 बाई इंटीग्रेशन। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन करते हैं, इसको देख लें। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे टोटल चार्ज आएगा कितने टाइम तक, हाफ टाइम पीरियड है, हाफ साइकिल के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी, और टाइम पीरियड क्या था, 0 से और T/2 तक था। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे पैरामीटर था। आई नोट को मैं कांस्टेंट, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू थी, और मैक्सिमम तो कहीं पे भी होगा तो वो तो फिक्स रहेगा, तो आई नोट जो था वो आउटसाइड में। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो साइन का क्या होता है, माइनस कोस, तो माइनस मैंने पहले लिख दिया आउटसाइड में, और साइन का क्या हो गया, कोस ओमेगा टी। क्लियर हो गया। अपोन में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो और क्या होगा, साइन का तो हो गया कोस ओमेगा टी माइनस में, और ओमेगा टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड। क्लियर हो गया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट हमने अभी तक पुट नहीं किया, कितना था, 0 से और T/2 तक का टाइम। तो इसका मतलब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये टोटल चार्ज होना चाहिए। अब इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि कोस ओमेगा तो क्या था, कांस्टेंट, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम थी, कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे, इसको थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं, बाद में देखें। यहाँ पे टोटल चार्ज जो था
सो टोटल चार्ज बाय एसी बाय एसी, इस एसी ने टोटल कितना चार्ज सप्लाई किया, तो मैं यहां से ये डिफाइन कर रहा हूं, Q इज इक्वल टू माइनस में आई नोट अपॉन में ओमेगा था, ओमेगा कोस में वैल्यू पुट करते हैं तो ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड में है, इजी रहेगा हमें वैल्यू कैलकुलेट करना। ओमेगा को तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, इससे कांस्टेंट था, ओमेगा की जगह मैंने लिख दिया 2 पाई बाय टी। टी है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, और इसी की जगह क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हमने जब अपर लिमिट लिखा तो इसकी वैल्यू थी टी बाई टू, माइनस में लोअर लिमिट, तो कोस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई 2 लिखोगे और लोअर लिमिट 0, तो ये पूरी टर्म्स कितनी हो जाएगी, 0। अब ये t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कोस पाई है और यहाँ पे कोस 0। कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, +1। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो माइनस में आई नोट अपॉन में ओमेगा, ये टोटल चार्ज था, और यहां से लिखेंगे तो -1 और ये भी -1, कितना हो गया, -2। तो चार्ज जो था वो कितना हो गया, -2, और माइनस जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस में 2 आई नोट अपॉन में ओमेगा। इस ओमेगा को आप वापस से लिख सकते हो 2 आई नोट, और यहां पे मैं लिख दिया 2 पाई बाय कैपिटल टी। 2 से 2 आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ये टर्म्स आ गई। इसका मतलब जो वैल्यू, जो करंट लगातार चेंज हो रहा था उसकी हाफ साइकिल के दौरान, यानी 0 से t/2 के दौरान इस सर्किट में कितना चार्ज सेंड कर दिया, आई नोट टी अपॉन में पाई। क्लियर हो गया, ये था एसी का, जिसकी एवरेज। अब कह रहा है कि एसी करंट की वैल्यू स्टेडी करंट के बराबर होगी, इक्वल होगी, जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करे। अगर हम ये कहें कि करंट बहुत ज्यादा था तो इतने टाइम में वो चार्ज भी बहुत ज्यादा सेंड करेगा, इक्वल तो नहीं रहेगा। और करंट की वैल्यू अगर कम होगी एवरेज से, तो इसका मतलब उतने टाइम में वो चार्ज कम सेंड करेगा। तो यहाँ पे तो ये क्या कह रहा है, चार्ज शुड बी सेम, कि सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए सेम चार्ज सेंड करना चाहिए। तो जो लगातार चेंज हो रहा था उसके थ्रू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं वो कांस्टेंट करंट के इक्विवेलेंट कि कितना वहां पे सप्लाई करता है। तो यहाँ पे वही सर्किट देखेंगे ध्यान से, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कोई कांस्टेंट सप्लाई सोर्स था, ये नहीं कह सकते डीसी, कोई कांस्टेंट सप्लाई सोर्स था, और उससे जो करंट आ रहा था उसकी वैल्यू को हमने मान लिया एवरेज। और कितने टाइम तक चलना चाहिए सप्लाई, 0 से t/2 तक, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि एक चीज कम देर तक है और दूसरी ज्यादा तक। तो इसके लिए टाइम 0 से t/2 तक था, तो उसमें भी कितना होगा, 0 से t/2 तक। तो यहाँ पे भी चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये तो कांस्टेंट है, सो चार्ज इन सेम सर्किट फॉर सेम टाइम इज, तो यहां पे हमने लिखा Q डैश, इसको ये अलग के लिए सप्लाई था, यहां पे Q से डिनोट किया था। देखते हैं चार्ज का वही फॉर्मूला, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तब की बार चार्ज चाहिए तो क्या लिखेंगे, करंट। अब करंट की वैल्यू कितनी है यहां से, आई एवरेज, और कितने टाइम तक भेज रहे हैं आप, t/2 तक। तो चार्ज जो है वो डायरेक्टली कैसे आ गया, इस पर हमने स्मॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है और यहाँ पे क्या था, वेरिएबल था, इसलिए स्मॉल कैलकुलेट किया था। और यहाँ पे कांस्टेंट कह रहा है, स्टेडी करंट, स्टेडी मतलब कांस्टेंट, तो ये इसकी वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कितने टाइम तक था, तो इतना चार्ज सप्लाई किया, तो इसका मतलब हमें डायरेक्टली इसका चार्ज पता लग गया। अब इन दोनों से अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहां से कि चार्ज जो था दोनों में वो क्या होना चाहिए, सेम। जितना चार्ज इस सर्किट में गया किसने प्रोवाइड किया था, एसी ने, और सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए अगर कांस्टेंट सप्लाई होगा तो वो भी क्या करेगा, सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज दोनों सर्किट में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उस इक्विवेलेंट कांस्टेंट करंट को क्या मानेंगे, एवरेज और मीन करंट ऑफ एसी की इसके इक्विवेलेंट है। तो दोनों चार्ज को इक्वल पुट कर देते हैं। यहां से क्या रिजल्ट था,
आई नोट इंटू में कैपिटल टी अपोन में पाई, और यहां पे क्या आ रहा है, आई एवरेज इंटू में टी बाई टू। ये टी जो था वो सी कैंसिल आउट हो गया, हमें एवरेज चाहिए तो 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। सो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 2 आई नोट अपॉन में पाई आ गया। कि यहां पे जो मीन वैल्यू थी उसकी वैल्यू या एवरेज करंट की वैल्यू कितनी आई, 2 आई नोट। अब आई नोट तो क्या होगा, हर सर्किट में यहाँ पे कोई 1 एम्पियर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ये तो वैल्यू डिपेंड करेगी आपको गिवन पैरामीटर्स पे, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है आइदर इन पॉजिटिव। अभी हम पॉजिटिव साइकिल के लिए थे 0 से t/2 तक, अगर आप t/2 से और कैपिटल टी तक कैलकुलेट करते और जैसे लिमिट पुट करते तो ये वैल्यू आती है यहाँ पे +2, तो +2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस रहता तो उसके लिए जो वैल्यू आती नेगेटिव साइकिल के लिए सेम होती, बट वहां पे क्या होता, माइनस साइन आता। तो वहां पे आपको एवरेज वैल्यू जब कैलकुलेट करते हो तो रिजल्ट आता -2 आई नोट अपॉन में पाई। अभी सिर्फ किसके लिए, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आएगा मीन, नेगेटिव अगर मैं -3 -2 -1 ऐसे करूं सभी नेगेटिव का, तो एवरेज भी क्या आएगा नेगेटिव में, और प्लस के लिए करेंगे तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो था वो हमारा हो गया एवरेज वैल्यू जो थी वो 2 आई नोट अपॉन में पाई है। अब यहाँ पे अगर एक बार दोबारा से कंसेंट्रेट करें तो एसी ने जितना चार्ज इस सर्किट में सेम टाइम के लिए दिया उतना ही कांस्टेंट करंट ने सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए दिया, तो दोनों के चार्ज को बैलेंस कर दिया। यहाँ पे स्मॉल क्यों चला था, क्योंकि एक लगातार कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा था, इसलिए हमें स्मॉल पैरामीटर्स लेके यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ा। अब ये वैल्यू आई यहां से, अभी देखते हैं इसका कंक्लूजन। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू हमें पता चल गई। कई बार आपसे एवरेज ईएमएफ भी पूछ लेते हैं, तो उसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखेंगे। वहां पे मीन वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ या एसी वोल्टेज को क्या कहेंगे, दैट स्टडी ईएमएफ which could send same amount of charge through a circuit as sent by AC through same circuit for same time। सेम सब कुछ है, जहां पे हम करंट लिख रहे हैं वहां पे आपको वोल्टेज गिवन था। यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज के टर्म्स में लिखता कि मेरे को वोल्टेज गिवन है E नोट साइन ओमेगा टी, तो आप क्या करते, आपको तो करंट चाहिए चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां पे क्या करते, E अपॉन में क्या हो जाता, R हो जाता, क्योंकि हमें सिंपल सी टर्म्स पता है, और वो टर्म्स क्या थी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ करंट कैलकुलेट करते हैं तो वोल्टेज अपॉन में क्या हो जाता, रेजिस्टेंस, सिंपल। अब E की जगह क्या लिख देते, E नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट की जगह क्या चलता, मैक्सिमम ईएमएफ चलता, वहां से जो फाइनल रिजल्ट आता वो 2 आई नोट नहीं क्या होता, E नोट होता। तो वहां पे कोई अलग पैरामीटर नहीं है, सब कुछ सेम पैरामीटर है, इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं। अब एवरेज देखते हैं, एवरेज जो हमने कैलकुलेट किया, यहां से आपने कैलकुलेशन की और एवरेज वैल्यू कितने आ गया, 2 आई नोट अपॉन में पाई। इसको जब हम सोल्व करते हैं, पाई की वैल्यू 3.142 है, तो यहां पे जब सोल्व करते हैं तो 0.637 ऑफ आई नोट। कि आई नोट अगर मैं 1 एम्पियर मान लूं तो एवरेज जो करंट होगा या मीन वैल्यू ऑफ करंट होगा वो कितना आएगा, 0.637 एम्पियर, अगर आई नोट 1 एम्पियर है। क्लियर हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 एम्पियर है। तो ये अगर मैं परसेंटेज की टर्म्स में करता हूं तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 63.7% ऑफ आई नोट, कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका 63.7% अगर आप लोगे तो वो वैल्यू क्या रहेगी, एवरेज वैल्यू रहेगी। जैसे यहां से हम सॉल्यूशन करें तो ये टर्म्स थी, यहां पे मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ये आई नोट था, इस मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% आप लोगे तो लगभग इसको मैं 100 मान रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू को, तो यहां पे कहीं पे 63.7% आएगा इस मैक्सिमम वैल्यू का, ये 100 है तो इसका मतलब ये जो करंट होगा इस पॉइंट पे वही करंट क्या कहलाएगा, एवरेज करंट और मीन करंट। और यहां पे ये जो वैल्यू होगी उतना कांस्टेंट करंट आप लगातार बिना चेंज किए हुए इतने टाइम तक सेंड कर दोगे तो वो भी सेम चार्ज ही सप्लाई करेगा इन द सेम सर्किट। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये था वैल्यू एवरेज ईएमएफ या एवरेज मीन ईएमएफ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम कंसेप्ट है, बस एक स्टेप चेंज था। वहां पे करंट की जगह क्या मिलेगा आपको, वोल्टेज, तो वोल्टेज अपॉन में सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस था उससे डिवाइड कर देंगे, सेम स्टेप्स होंगे सब कुछ। ये पॉजिटिव साइकिल के लिए था, नेगेटिव के लिए कितना हो जाएगा, -2 आई नोट अपॉन पाई। क्लियर हो गया।
तो ये टर्म्स थी हमारे पास में मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। क्लियर हुआ? थैंक यू।